दोस्तों, जिस भारतीय रुपए के खिलाफ बांग्लादेश पिछले कई सालों से माहौल बना रहा था, अब उसी का सहारा बांग्लादेश को लेना पड़ेगा और अपने व्यापार को करने के लिए अब उसे भारतीय रुपए देने होंगे। इसके अलावा भारत के द्वारा इजराइल को 2599 हथियारों के कंपोनेंट्स भेजे गए हैं और अब इस पर मानव अधिकार से लेकर कई बड़ी संस्था भारत के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रही है। यानी जब बड़े देश युद्ध के दौरान हथियार बेचते हैं तब ऐसे संगठन चुप रहते हैं, लेकिन अब भारत के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल रूस ने बांग्लादेश के सामने एक नया प्रस्ताव रखा है। रूस चाहता है कि दोनों देशों के बीच होने वाला भुगतान अब अमेरिकी डॉलर में नहीं बल्कि भारतीय रुपए में किया जाए। पहली नजर में ये सिर्फ पेमेंट का तरीका बदलने जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति छुपी है। सबसे पहले ये समझते हैं कि रूस ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल साल 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंध का सबसे बड़ा असर रूस के बैंकिंग सिस्टम पर पड़ा। रूस के लिए डॉलर में लेन देन करना काफी मुश्किल हो गया। इसीलिए पिछले 4 सालों से रूस लगातार ऐसे देशों के साथ नई व्यवस्था बना रहा है जहां बिना डॉलर के भी व्यापार किया जा सके। भारत उन्हीं देशों में से एक है। भारत और रूस ने रुपए और रूबल में व्यापार शुरू किया। दोनों देशों ने अपने बैंकों के बीच ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे बिना डॉलर के भी भुगतान हो सके। इसी वजह से दोनों देशों के बीच तेल, दवाइयों, मशीनों और कई दूसरे सामान का कारोबार लगातार चलता रहा। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। रूस ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु बिजली घर बनाया है। ये बांग्लादेश का पहला परमाणु बिजली घर है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 12.65 अरब डॉलर रही। इसमें से करीब 90% पैसा रूस ने कर्ज के रूप में दिया था। समझौते के मुताबिक बांग्लादेश को ये पैसा कई सालों में किस्तों के जरिए लौटाना है। यहीं से असली समस्या शुरू होती है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से बांग्लादेश रूस को आसानी से भुगतान नहीं कर पा रहा। इस साल के आखिर तक उसे करीब 3.68 अरब डॉलर की बड़ी किस्त चुकानी है, लेकिन डॉलर के जरिए भुगतान करने में दिक्कत आ रही है। रूस पहले भी बांग्लादेश को राहत दे चुका है। उसने कर्ज चुकाने की समय सीमा 2 साल बढ़ा दी थी। इतना ही नहीं, लगभग 164 मिलियन डॉलर की पेनल्टी भी माफ कर दी थी, लेकिन इससे भी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। रूस को अपना पैसा चाहिए और बांग्लादेश के पास भुगतान का आसान रास्ता नहीं है। कुछ समय पहले चीन की मुद्रा युआन में भुगतान करने की भी बात चली थी, लेकिन खबरों के मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंधों के डर से ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। बांग्लादेश ने अमेरिका से भी छूट मांगी ताकि वह रूस को भुगतान कर सके, लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। अब रूस ने नया रास्ता सुझाया है। उसने कहा है कि अगर डॉलर में भुगतान संभव नहीं है तो भारतीय रुपए में भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि भारत और रूस के बीच पहले से ही ऐसी व्यवस्था सफलतापूर्वक चल रही है। अब सवाल यह है, ये सिस्टम काम कैसे करेगा। अगर ये प्रस्ताव मान लिया जाता है तो सबसे पहले बांग्लादेश भारतीय रुपए खरीदेगा। इसके बाद भारत में मौजूद अपने बैंक खाते से ये रकम भारत में ही मौजूद रूसी बैंक के खाते में भेज देगा। यानी भुगतान भारत की बैंकिंग व्यवस्था के जरिए पूरा हो जाएगा और रूस को उसका पैसा मिल जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर बांग्लादेश की मुश्किल बढ़ जाती है। पिछले कुछ सालों में वहां भारत विरोधी माहौल काफी बड़ा है। राजनीतिक बदलाव के बाद भी कई नेताओं के भारत विरोधी बयान सामने आते रहे। हालांकि भारत ने रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी रखी, जरूरत के समय डीजल की आपूर्ति की, पर्यटन वीजा दोबारा शुरू किया और कई मामलों में सहयोग भी किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते में पूरी तरह सुधार नहीं आया। ऐसे में अगर बांग्लादेश भारतीय रुपए और भारत की बैंकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करता है तो वह उसके लिए राजनीतिक रूप से भी आसान फैसला नहीं होगा, क्योंकि जिस देश की आलोचना की जाती रही उसी देश के सिस्टम का सहारा लेना उसकी मजबूरी बन सकता है। दूसरी तरफ रूस के लिए ये प्रस्ताव काफी फायदेमंद हो सकता है। उसे अपना रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, साथ ही वह दुनिया को ये भी दिखा सकेगा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद उसके पास व्यापार करने के दूसरे रास्ते मौजूद है। वहीं भारत के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण मौका हो सकता है। अगर ज्यादा देश भारतीय रुपए में व्यापार करने लगते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की स्वीकृति और बढ़ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत लगातार कोशिश कर
रहा है कि विदेशी व्यापार का कुछ हिस्सा भारतीय मुद्रा में हो। रूस के साथ इसका अच्छा अनुभव भी सामने आया है, लेकिन इस पूरी कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है। अगर भारत की बैंकिंग व्यवस्था के जरिए रूस को भुगतान कराया जाता है तो अमेरिका इस पर आपत्ति जता सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी स्थिति में भारत पर अतिरिक्त दबाव बनाया जा सकता है या नए प्रतिबंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश क्या करेगा। अगर वह रूस का प्रस्ताव ठुकराता है तो उसका कर्ज बढ़ता जाएगा और परमाणु बिजली घर से जुड़ी वित्तीय समस्याएं भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर वह प्रस्ताव मान लेता है तो उसे भारतीय रुपए और भारत की बैंकिंग व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी इस समय बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दोनों फैसलों के अपने अपने जोखिम है। वहीं रूस अपने पैसों की वसूली चाहता है, भारत अपनी मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाना चाहता है और अमेरिका चाहता है कि उसके लगाए गए प्रतिबंध कमजोर ना पड़े। इसीलिए ये मामला सिर्फ 3 देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक और रणनीतिक राजनीति से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में बांग्लादेश क्या फैसला लेता है इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। अगर भारतीय रुपए के जरिए ये भुगतान सफल होता है तो ये भारत की मुद्रा के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। वहीं अगर ये योजना आगे नहीं बढ़ती तो रूस और बांग्लादेश दोनों को कोई दूसरा रास्ता तलाशना पड़ेगा। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारत की कुछ रक्षा कंपनियां इजरायल को हथियारों और उनके पार्ट्स की सप्लाई कर रही है। इसको लेकर अब एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक नई रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की कुछ रक्षा कंपनियों ने इजरायल की कंपनियों को ऐसे हथियारों के पार्ट्स और सैन्य सामान की सप्लाई की है जिनका इस्तेमाल आगे चलकर इजरायली सेना कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें करीब 2599 अलग अलग हथियारों और रक्षा उपकरणों के कंपोनेंट शामिल है। इसी दावे को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। एमनेस्टी का कहना है कि अगर किसी देश या कंपनी को यह पता हो कि उसके बनाए गए हथियार या उनके पार्ट्स ऐसे सैन्य अभियान में इस्तेमाल हो सकते हैं जहां मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं तो उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। इसी आधार पर संगठन ने भारत की कुछ कंपनियों का नाम अपनी रिपोर्ट में शामिल किया। रिपोर्ट में जिन भारतीय कंपनियों का जिक्र किया गया उनमें PALR सिस्टम, इंडो MIM, कल्याणी सिस्टम, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और एलसेक डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम शामिल है। एमनेस्टी का दावा है कि ये कंपनियां मशीन गन के पार्ट्स, हथियारों के पुर्जे, तोप के गोले और गोले के खोल और विस्फोटक वॉरहेड जैसी सैन्य सामग्री बनाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सामान इजराइल की बड़ी रक्षा कंपनियां जैसे एल्बिट सिस्टम, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज तक पहुंचा। यही कंपनियां इजराइल की सेना के लिए हथियार और रक्षा उपकरण तैयार करती है। एमनेस्टी का कहना है कि गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून और मानवीय कानून के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। इसी वजह से संगठन का मानना है कि जो भी कंपनियां ऐसे सैन्य उपकरण या उनके पार्ट्स की सप्लाई कर रही है उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एमनेस्टी ने यह भी याद दिलाया कि साल 2025 में उसने दुनिया के सभी देशों और निजी कंपनियों से अपील की थी कि वे इजराइल को हथियार, गोला बारूद, उनके पार्ट्स, तकनीक और सैन्य सहायता देना बंद करे। संगठन का कहना है कि जब तक ये साफ ना हो जाए कि उनका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं हो रहा तब तक ऐसे कारोबार से बचना चाहिए। रिपोर्ट में भारत सरकार का भी जिक्र किया गया है। एमनेस्टी ने मांग की है कि भारत और भारतीय कंपनियां इजराइल को हथियार, गोला बारूद, उनके पार्ट्स और दूसरी सैन्य सामग्री की सप्लाई रोक दे। संगठन का दावा है कि ऐसा न करने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सवाल उठ सकते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस ने कहा है कि अगर किसी कंपनी को बाद में ये पता चलता है कि उसके बनाए गए उत्पादों का इस्तेमाल मानवाधिकार के उल्लंघन में हुआ है तो उसे प्रभावित लोगों की मदद और राहत की प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी जरूरी है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट संगठन के अपने निष्कर्षों और आरोपों पर आधारित है। रिपोर्ट में जिन भारतीय कंपनियों के नाम लिए गए हैं उनकी ओर से इस मामले पर क्या जवाब दिया गया है इसका पूरा विवरण रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। वहीं भारत सरकार की ओर से भी इस रिपोर्ट पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यानी फिलहाल ये मामला आरोपों और दावों के स्तर पर है। आगे चलकर संबंधित कंपनियां
भारत सरकार या दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या जवाब देती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ये रिपोर्ट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अभी तक भारत किसी भी दो देशों के युद्ध के बीच में किसी का भी पक्ष नहीं लेता, लेकिन जिस तरह से भारत अर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में अर्मीनिया को, इजराइल के युद्ध में इजराइल को हथियार वगैरह उपलब्ध करा रहा है, ऐसे में भारत भी अब उन बड़े देशों की तरह बनता जा रहा है जो कि युद्ध के दौरान अपने हथियारों की सेल को बढ़ा रहा है। और इसमें कोई भी खराबी नहीं है, उल्टा ये भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट और भारत के डिफेंस मार्केट के लिए अच्छी खबर ही है। बाकी इस तरह के मानवाधिकार संगठन का रोना इसी तरह चलता रहेगा। इस पूरी खबर पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।